हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। एक बार जोरदार स्वागत है हमारे न्यू यूट्यूब चैनल साइंस विद सचिन, जिसमें आपको देखने को मिलती हैं क्लास 9th और 10th के साइंस के ऑल चैप्टर के ऑल वीडियोज और क्लास 11th एवं 12th के केमिस्ट्री और बायोलॉजी के ऑल चैप्टर के ऑल वीडियो, जिसमें हम आपको प्लेलिस्ट की तरह बिल्कुल एक एक चैप्टर और एक एक हेडिंग स्टेप बाय स्टेप उठा करके आपको समझाएंगे और ये बिल्कुल आसान तरीके एवं आसान भाषा में और हम समझाने का प्रयास करेंगे, प्रोवाइड कराएंगे और आप समझते जाएंगे, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, जिसमें हम आपको एक एक चैप्टर उठाएंगे एक तरफ से और उसमें एक एक हेडिंग एक एक न्यूमेरिकल सारे आपको प्रोवाइड कराएंगे। आप देखते जाएंगे हमारी प्लेलिस्ट के द्वारा। साइंस विद सचिन सर न्यू यूट्यूब चैनल है, ठीक है। तो आप आशा है कि आप पहली बार जुड़े होंगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट में ये जरूर बताएंगे कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो में कोई त्रुटि है तो उससे सुधारने का प्रयास करेंगे, ऐसा आप हमें बताएंगे कि सर वीडियो में ये कमी है, ताकि नेक्स्ट वीडियो में उसे सुधारने का प्रयास कर सकें। तो जैसा कि आप देख ही रहे होंगे कि आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th की साइंस का पहला चैप्टर है जो हमारे आसपास के पदार्थ, उसे ही हम पढ़ने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करने से पहले चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ, लेकिन उसे स्टार्ट करने से पहले हम ये देखेंगे कि पदार्थ क्या होता है। देखिए, अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो आप डिटेल से समझ जाएंगे, और आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है तो आप आंतरिक ज्ञान नहीं पा सकते। तो हमारे आसपास के पदार्थ पढ़ने से पहले हम ये देख लें कि पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थ होता क्या है। अगर हमें ये पता होगा कि पदार्थ किसे कहते हैं और पदार्थ होता क्या है, तो फिर हम आंतरिक ज्ञान तो करते चले ही जाएंगे, ठीक है, हर स्टेप बाय स्टेप, हर हेडिंग, हर टॉपिक और हर चैप्टर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पदार्थ क्या होता है। तो देखिए, चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। आप देख रहे होंगे कि हम अपने दैनिक जीवन में जब लाइफ व्यतीत करते हैं तो हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें देखने को मिलती हैं, प्रतीत होती हैं, आभास होती हैं, जिनका आभासी होता है केवल, उनको हम देखते हैं, स्पर्श करते हैं, ठीक है, लेकिन हमें पता नहीं होता कि है क्या। तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको पता हो जाएगा ये चीज़ क्या है, पदार्थ है या नहीं है, ठीक है, पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थ होता क्या है, कितने प्रकार का होता है, उसके गुण क्या होते हैं, पहचानेंगे कैसे, ये सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे ये चैप्टर पढ़ने के बाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले हम यही विनती करेंगे कि अगर आप नए जुड़े होंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और लाइक कमेंट करके जरूर बताएंगे कि वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। और अगर आपकी लाइफ में पैसा बाधा बन रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हम आपको हर 9th हो चाहे 10th हो, फर्स्ट ईयर या इंटर, साइंस का ज्ञान आपको बिल्कुल निःशुल्क सेवा आपके लिए प्रोवाइड कराई जाएगी, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बने रहिए शुरू से लेकर अंत तक। और शुरू करने से पहले हम इतना जरूर कहेंगे कि देखिए, हम किसी भी हेडिंग की आपको डेफिनेशन लिख करके नहीं देंगे, क्योंकि बेटा अगर हम आपको डेफिनेशन लिख करके देंगे तो हमें काफ़ी टाइम लग जाएगा और काफ़ी टाइम लगने के कारण हमारा वीडियो जो है वो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इस कारण हम डेफिनेशन नहीं लिख सकते। हाँ, हम एक डेफिनेशन 3 बार रिपीट करेंगे, आप उसे समझेंगे, वीडियो रोकेंगे और उसे लिखेंगे, तब आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप देख रहे होंगे कि जितनी भी वस्तुएं हम आसपास देख रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, आवाज़ कर रहे हैं, वो सारी पदार्थ हैं। यहाँ तक कि सर मनुष्य क्या है, तो यहाँ तक कि मनुष्य भी एक पदार्थ ही है। अगर आपको ये डाउट है कि मनुष्य पदार्थ कैसे है और क्यों है, तो आप 5 मिनट हमारे साथ बने रहिए, अभी आपका डाउट क्लियर होगा। मनुष्य क्या है, पदार्थ है, पॉइंट बी नोटेड। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, क्या है हमारी हेडिंग है पदार्थ। क्या है पदार्थ। यूट्यूब चैनल पे आप यूट्यूब पर आप जाएंगे, चैनल सर्च करेंगे साइंस विद सचिन सर, जिसमें आपको देखने को मिलेंगे साइंस के ऑल चैप्टर। तो हमारी हेडिंग्स है पदार्थ। अब पहले आप ये समझिए, पदार्थ का मतलब होता है द्रव्य, यानी कि आप ऐसे बोल सकते हैं कि पदार्थ और द्रव्य में कोई अंतर नहीं होता है। जैसे मेरा नाम सचिन भी है, कृष्णा भी है, तो हैं तो हम ही अकेले ही हैं ना, नाम 2 हैं, कोई बात नहीं। तो चाहे पदार्थ बोल दीजिए चाहे द्रव्य बोल दीजिए, बात एक ही है। बात कैसी है, एक ही है। पदार्थ और द्रव्य में कोई अंतर नहीं होता, द्रव्य और द्रव्य में अंतर होता है। द्रव्य जो है वो पदार्थ है और द्रव्य जो है वो द्रव्य का ही भाग है, समझ गए। पदार्थ क्या है, द्रव्य या पदार्थ एक ही बात है, इसमें कोई डाउट या कोई अंतर नहीं होता है। चाहे पदार्थ बोल दीजिए और चाहे द्रव्य बोल दीजिए, एक ही बात है। कुछ लोगों का डाउट रहता है सर द्रव्य किसे कहते हैं, तो द्रव्य हम पदार्थ को ही कहते हैं, क्लियर। अब आगे देखेंगे द्रव्य और द्रव्य में अंतर होता है, क्यों, क्योंकि द्रव्य जो है वो द्रव्य का ही भाग है, अर्थात पदार्थ का ही भाग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पदार्थ किसे कहते हैं, पहले ये डिफिनेशन लिखिए, आप वीडियो को रोकिए और लिखिए। क्या कहते हैं कि वह वस्तु जो स्थान घेरती है तथा जिसका द्रव्यमान होता है वह पदार्थ कहलाती है। समझ में आया, एक बार फिर से रिपीट करिए कि वह वस्तु जो स्थान घेरती है तथा जिसका द्रव्यमान होता है वह पदार्थ कहलाती है, ठीक है। अब आप डेफिनेशन रोक के वीडियो लिख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए। अगर कोई वस्तु है वह स्थान घेरती है, उसका कोई द्रव्यमान भी है, तो वह पदार्थ कहलाएगी। जैसे स्थान द्रव्यमान का मतलब होता है भार, वेट, वजन। आपका वजन कितना, जैसे मेरा वजन है 52 किलो, आपका भी होगा 30, 65, 40, 45, 86, 82, कोई तो होगा। तो आपका जो वजन है शरीर का उसे भार कहेंगे, वेट कहेंगे, द्रव्यमान कहेंगे। और आप जहां पर बैठेंगे तो कुछ स्थान भी घेरेंगे, तो आपके द्वारा घेरा गया स्थान और आपका जो वजन है यानी कि द्रव्यमान है, अगर इतनी स्पेशलिटी मतलब दोनों ही हैं आपके अंदर, आप स्थान भी घेरते हैं और आपका कोई द्रव्यमान भी है, तो आप पदार्थ ही कहलाएंगे। तो बताइए, आप बताइए, अब वही 5 मिनट हमने दिए थे, अब बताइए, क्या हम लोग बैठते हैं तो स्थान नहीं घेरते, या हम लोग खड़े होते हैं तो स्थान नहीं घेरते? क्या हमारा कोई द्रव्यमान नहीं है? तो हमारा द्रव्यमान भी है और हम स्थान भी घेरते हैं, इसीलिए हम भी क्या हैं, पदार्थ हैं।
ठीक है। और अभी आगे और भी कुछ गुण हैं जिसके कारण हम आपको बताएंगे कि मनुष्य शुद्ध पदार्थ है या नहीं, ठीक है। तो देखिए पदार्थ किसे कहेंगे, वह वस्तु जो स्थान घेरती है तथा जिसका द्रव्यमान होता है वह पदार्थ कहलाती है। क्लियर। अब पदार्थ को गुण के आधार पर दो भागों में बांटा गया। यहाँ पर कुछ लोग सीधे लिख देते हैं रासायनिक गुण, भौतिक गुण, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था। आपने सुना होगा कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। गलत बात है, ऐसे नहीं पढ़ाना चाहिए। कॉन्सेप्ट समझा के बिल्कुल डिटेल से पढ़ाओ। तो पदार्थ को गुण के आधार पर दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 2। एक देख रहे होंगे भौतिक गुण और दूसरा देख रहे होंगे रासायनिक गुण। पहला क्या है? भौतिक गुण, और दूसरा क्या है? रासायनिक गुण, ठीक है। तो पदार्थ को गुण के आधार पर दो भागों में बांटा, भौतिक गुण और रासायनिक गुण। भौतिक गुण क्या होता है? भौतिक गुण वह होता है जो हमें दिखाई देता है, जैसे हम लंबे हैं, नाटे हैं, काले हैं, गोरे हैं, छोटे हैं, मोटे हैं, कैसे हैं, ये भौतिक गुण होता है। भौतिक गुण होता है और दिखाई भी देता है, उसे हम भौतिक गुण कहते हैं। रासायनिक गुण होता है पर दिखाई नहीं देता, उसे रासायनिक गुण कहते हैं। जैसे मेरे शुगर की बीमारी आप देख सकते हैं? नहीं देख सकते, बिना जांच कराए पता लगेगा? नहीं। हमारे पीलिया है, टाइफाइड है, डेंगू है, आप देखकर बता सकते? नहीं बता सकते। कोई भी बीमारी है जो आंतरिक रूप से है वो देखकर बता नहीं सकते। अब मेरी हड्डी टूट गई है, मेरे यहाँ पर त्वचा फट गई है, आप देखकर बता देंगे। तो जो ऊपर से दिखाई देता है उसे हम भौतिक गुण कहते हैं, और जो होता है पर दिखाई नहीं देता उसे हम रासायनिक गुण कहते हैं। ये केवल समझने के लिए एग्जाम्पल था, ठीक है। आप समझिए ध्यान से। भौतिक गुण जो है उसकी परिभाषा हम आपको बता दिए हैं। जो गुण आपको दिखाई दे उसे भौतिक गुण कहते हैं। भौतिक गुण के आधार पर हम पदार्थ को कितनी अवस्था में बांट सकते हैं? पहले तो आप ये समझिए पदार्थ की टोटल 22 अवस्थाएं होती हैं। कितनी अवस्थाएं होती हैं? 22। लेकिन 22 अभी ज्ञात नहीं है, समझ रहे? 22 अभी ज्ञात नहीं है, अभी 21 ही ज्ञात हो पाई है। हालांकि अभी कुछ रिसर्च के अनुसार 22वीं भी ज्ञात हो चुकी है या फिर पेंडिंग में मान लीजिए। लेकिन आपको अभी पढ़नी कितनी है? केवल 5 अवस्थाएं हैं। 22 अवस्थाएं होती हैं लेकिन 22 अवस्थाएं ज्ञात नहीं है, हम पढ़ा नहीं सकते, कोई भी टीचर नहीं पढ़ा सकता। 22 अवस्थाएं पढ़ा नहीं सकते, आपको अभी केवल 5 अवस्थाएं पढ़नी है। हालांकि किताब में आपकी 3 ही दे रखी हैं। कितनी बच्चों? 3 दे रखी हैं। आप यहाँ पर ध्यान दीजिए। पहली अवस्था है हमारी ठोस अवस्था। कौन सी? ठोस अवस्था। ठोस अवस्था की परिभाषा क्या होती है? कि वह अवस्था जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होते हैं। समझ रहे हैं आप? वह अवस्था जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होते हैं उसे हम ठोस अवस्था कहते हैं। इसका आकार भी निश्चित होता है, आकार होता है बनावट शरीर की, ठीक है। मोटे पतले दुबले छोटे बने जो भी है, बनावट किसी की वो आकार कहलाती है। तो इसका आकार भी निश्चित होगा और आयतन, आयतन का मतलब है ये जितना स्थान घेरेगी वो भी निश्चित होगा। तो जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होते हैं उसे हम ठोस अवस्था कहते हैं। और ठोस के जो मॉलिक्यूल्स यानी कि अणु होते हैं वो देख सकते हैं आप, ये ठोस का एग्जांपल है, वो इतने पास पास होते हैं, इतने पास पास होते हैं कि इसका घनत्व बहुत ज्यादा होता है। घनत्व का मतलब होता है घना, जिसे लोग ने बहुत घने घने बैठ गए है नहीं। तो समझिए ध्यान से, घने घने से आया है घना, घनत्व। घनत्व का मतलब है आप कितने घने, जैसे यहाँ पर ये हॉल है, ये 50 लोगों का है, यहाँ पर 55 लोग आ जाए तो इसका घनत्व जो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पर फिर किसी के आने जाने की जगह नहीं रहेगी, तो उसे बोलते हैं घनत्व। तो ठोस के जो मॉलिक्यूल्स यानी कि अणु होते हैं वो इतने पास पास होते हैं कि इनके रिक्त स्थान इनके बीच जो होता है वो बिल्कुल शून्य के बराबर होता ही नहीं है। इसी कारण ये ठोस अवस्था में आते हैं, ठोस होते हैं। और इनमें इतनी ज़्यादा मात्रा में अणु पाए जाते हैं, वो भी पास पास, कि इनमें गति बिल्कुल नहीं हो पाती है। क्या नहीं हो पाती है? गति बिल्कुल नहीं हो पाती है। और गति न हो पाने के कारण इनमें अगर कोई जल वगैरह जो होता है वो अंदर ही अवशोषित हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वो भाप बनकर नहीं उठता है। आपको हम एग्जांपल देंगे, भी बने रहिए मेरे साथ। तो इनका जो घनत्व होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और इनका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है, उसे हम ठोस अवस्था कहते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल पत्थर हो गया, ईंट हो गया, लोहा हो गया, कोई भी ले लो, ठोस हो जो। दूसरा है गैस अवस्था। गैस अवस्था, अब ये मत कहिए कि द्रव अवस्था आता है, गैस आता है, ये ऊपर नीचे से कोई फर्क नहीं पड़ता, पढ़िए ध्यान से। दूसरा आता है गैस। गैस की परिभाषा क्या होती है? देखिए गैस, इसका अपोजिट कर दीजिए। ठोस में हमने क्या बोला था कि जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होते हैं ठोस अवस्था कहते हैं। इसमें हम उल्टा कर देंगे कि जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होते हैं उसे गैस अवस्था कहते हैं। इसमें दोनों निश्चित है और इसमें दोनों अनिश्चित होंगे, समझिए ध्यान से। ठोस में आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होते हैं और गैस में आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं, उसे हम गैस कहते हैं। सर रीजन इसके अणु देखिए, इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं यानी कि अणु होते हैं वो इतने दूर दूर होते हैं कि इनमें घनत्व जो है वो बहुत कम होता है। इनका घनत्व बहुत कम होता है और इनका घनत्व सबसे ज़्यादा, और अगर बीच में आएगा तो द्रव आएगा भी, बने रहिए। इसका घनत्व बहुत कम होता है क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स यानी कि अणु जो है वो बहुत दूर दूर होते हैं, इस कारण इनमें थोड़ी बहुत गति होती है। तो गति होने के कारण इनमें गतिज ऊर्जा उत्पन्न होती है। अब यहाँ पर समझिए, काफ़ी दूर दूर होते हैं जिस कारण इनका घनत्व बिल्कुल कम होता है। अब मेरी बात समझिए, एग्जाम्पल एक, अगर आप कोई कपड़ा, जैसे आप कपड़े धोते होंगे तो कपड़ा धोने के बाद आप उसे निचोड़ लेते हैं, उसके बाद आप उसे फैला देते हैं। तो फैलाने के बाद जब उस पर धूप लगती है तो धूप के कारण वो कपड़ा सूख जाता है। कभी आपने सोचा है वो कपड़ा कैसे सूखता है? मेरी बात यहाँ पर ध्यान से समझिए और लिखिए और समझिए ज़्यादा। इसके पास ये ठोस है, इसके पास जो अणु है वो इतने पास पास होते हैं कि इसका घनत्व बहुत ज़्यादा होता है, जिस कारण इसमें गति नहीं होती है। गति न होने के कारण इसमें गतिज ऊर्जा बिल्कुल नहीं उत्पन्न होती। समझिए ध्यान से,
यहाँ पर गति नहीं होती है, गति न होने के कारण इसमें गतिज ऊर्जा नहीं उत्पन्न होती। इसलिए आप कोई पत्थर लीजिए, उसे पानी में डालिए, बाहर निकालिए, वो सूख जाएगा और आप उस पर 2 मिनट के लिए बैठ जाइए, वो पानी छोड़ देगा, क्योंकि उसने पानी एब्जॉर्ब कर लिया था, बाद में फिर से छोड़ देता है। आप ट्राई करके देख लीजिए। दूसरा होता है गैस। गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, जिसके कारण इसका घनत्व बहुत कम होता है, इसीलिए इसका आकार एवं आयतन यानी कि घेरा गया स्थान और इसका आकार दोनों निश्चित होते हैं। आप बताइए 15 kg के सिलेंडर में आप 5 kg गैस भरवा लीजिए, फिर भी वो पूरे सिलेंडर में ही रहेगी, ना कि 5 kg के स्थान में। ठीक है, चाहे 15 kg रखिए चाहे 5 kg, वो पूरे सिलेंडर में ही रहेगी। इससे निश्चित होता है कि इसका कोई आयतन नहीं होता। अब गैस आप छोड़ दीजिए, वो डिसाइड नहीं करेगी हम पूर्व जाएंगे पश्चिम जाएंगे, वो चारों तरफ फैलेगी, जिधर से वायु लेके जाएगी। तो इसका आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। ठोस आकार और आयतन दोनों में निश्चित होता है। अब हमारा आया द्रव। हमने कौन कौन पढ़ लिया? ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया। अब द्रव आया हमारा। द्रव क्या होता है? द्रव का परिभाषा थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। क्या होता है द्रव की? अगर परिभाषा देखें तो थोड़ी सी चेंज कर दो। द्रव का आकार जो होता है वो अनिश्चित होता है और आयतन निश्चित होता है। तो आप क्या लिखेंगे कि वह अवस्था जिसका आयतन निश्चित एवं आकार अनिश्चित होता है उसे हम द्रव अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रव अवस्था। और द्रव अवस्था का एग्जांपल आप इधर समझिए। द्रव अवस्था का मान लीजिए हमने ये द्रव का एग्जांपल बना दिया। ठीक है, इसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो थोड़े ऐसे होते हैं, आप समझिए ध्यान से। ठीक है, पहले समझ लीजिए। ये देखिए, इसकी तुलना में इसके अब दूर दूर हैं कि नहीं है? ठीक है, ये दूर दूर हैं सर। ठोस में अणु जो होते हैं वो बिल्कुल पास पास होते हैं, जिससे इसका घनत्व तो सबसे ज्यादा होता है। और द्रव में जो अणु होते हैं वो कुछ पास पास होते हैं, कुछ दूर दूर होते हैं, जिसके कारण इसका घनत्व कुछ कम होता है। और गैस के अणु जो होते हैं वो बिल्कुल दूर दूर होते हैं, जिससे इसका घनत्व बिल्कुल कम होता है। अब द्रव वाली बात समझिए। आप जब कपड़ा धोते हैं तो कपड़ा धोने के बाद उसे निचोड़ के तार पे फैला देते हैं, जिसके कारण थोड़ी देर बाद वो सूख जाता है। आपने कभी सोचा है वो कैसे सूखता है? आज आप सुनिए, डाउट क्लियर करिए। कपड़ा धोने के बाद जब उसे आप फैला देते हैं तो कपड़ा में जो पानी है वो द्रव है। क्या है? द्रव है। और द्रव के मॉलिक्यूल्स थोड़ी दूर दूर होते हैं, जिससे उसका घनत्व थोड़ा कम होता है। और इस पे जब ऊष्मा जाती है तो आप याद रखिए, कोई चीज हो, आप धूप में बैठेंगे, धूप तेज होगी तो आप उठ के वहां से चल देंगे या भागेंगे इधर उधर, कहीं छाया मिल जाए। राइट। तो इसके जो धूप लगती है, धूप लगने पर इसमें हीट उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? हीट। तब इसके जो अणु होते हैं वो गति करते हैं। क्या करते हैं? गति। अब गति करने पर इसमें एक ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसे हम बोलते हैं गतिज ऊर्जा। क्या बोलते हैं? गतिज ऊर्जा। गति करने से उत्पन्न ऊर्जा को हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। अब गतिज ऊर्जा जो है वो पानी को भाप बनाकर उड़ा देती है, जिसे वाष्पीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। तो वाष्पीकरण द्वारा भाप बनकर पानी उड़ जाता है और कपड़ा आपका सूख जाता है। इसमें बहुत दूर दूर अणु होते हैं तो इसका घनत्व तो बिल्कुल कम होता है, इसे सुखाने की जरूरत नहीं। इसमें बहुत पास पास होते हैं, जिस कारण ये पानी को अब्जॉर्ब कर लेता है और बाद में अपना छोड़ देता है। तो आपको गैस हमने बता दिया, ठोस बता दिया, द्रव बता दिया। ठीक है, 3 हमारे हो गए। अब एक अवस्था है जिसका नाम है प्लाज्मा। सर प्लाज्मा क्या होता है? अब आपका कुछ बच्चों का डाउट होगा कि प्लाज्मा जो रक्त में पाया जाता है ना, रक्त में पाए जाने वाला जो प्लाज्मा होता है वो रक्त का अकेला 60% भाग होता है। कितना भाग होता है? 60%। और 40% में हमारे रुद्राणु आ जाते हैं, जिसमें WBC, RBC, प्लेलेट्स इत्यादि आ जाते हैं। अभी हम उसका भी अध्ययन करेंगे हाई स्कूल की साइंस में। अभी आप यहाँ पर प्लाज्मा समझिए। ये वो वाला प्लाज्मा नहीं है। ये प्लाज्मा एक ऐसी अवस्था है, जैसे आप लोहा ले लीजिए, कोई भी पदार्थ ले लीजिए, आप उसे इतना गर्म करिए, इतना गर्म कीजिए कि वो द्रव अवस्था में आ जाए। और वो जब द्रव अवस्था में गर्म करने पर आ जाए तो उसे हम प्लाज्मा बोल देंगे। क्या बोल देंगे? प्लाज्मा। जैसे ज्वालामुखी फटता है तो उसमें लार्वा निकलता है कि नहीं? वो लार्वा हम प्लाज्मा बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? प्लाज्मा। और उसके बाद ये बोस-आइंस्टीन कंजक्शन है। बोस-आइंस्टीन का मतलब होता है किसी चीज को कितना ठंडा रख सकते हैं या कर सकते हैं। ठीक है, किसी चीज को भी आप ठंडा करेंगे तो -273 डिग्री के नीचे आप ठंडा नहीं कर सकते, यानी कि किसी भी चीज पदार्थ का, वस्तु का आप टेम्परेचर -273 डिग्री से कम नहीं कर सकते। इसके बाद वो कम नहीं होता है, ये आप याद रखिए। तो बोस-आइंस्टीन कंजक्शन का मतलब क्या है? यहाँ पर आप थोड़ा डाउट क्लियर कर लीजिए। हमारा देश जो था वो गुलाम था। क्या था? गुलाम था। हमारा देश लगभग 400 साल गुलाम रहा, 200 साल मुगल शासन रहा, उसके बाद 200 साल लगभग ब्रिटिश शासन रहा। ठीक है, उसके बाद अनेक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पैदा हुए, जिन्होंने अपना तन मन धन सब लुटा करके, सब न्यौछावर करके हमें आजादी की खुली हवा में सांस लेने के लिए छोड़ दिया। ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानियों को हमारा सत सत नमन है। तो बोस-आइंस्टीन कंजक्शन का मतलब क्या है? हमारे भारत में एक सत्येंद्र नाथ नामक व्यक्ति थे महान। उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये 5वीं अवस्था जो थी उसे खोजा, और खोजने के बाद उनके पास कोई खुद का कुछ था नहीं प्रोवाइड करने वाला सिस्टम, ना ही वो इतने स्वतंत्र थे कि वो खुद बता पाते कि हाँ हमने पदार्थ की एक 5वीं अवस्था खोज दी है। तो उस समय उन्होंने क्या किया? उन्होंने आइंस्टीन जो थे उनको दिया, ये अवस्था है, आप चेक कीजिए क्या ये सही है या नहीं। तो आइंस्टीन ने चेक की, बोले हाँ ये बिल्कुल राइट है। अब देखिए आइंस्टीन की ईमानदारी, वो चाहते तो अपना भी नाम दे सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा सत्येंद्र नाथ बोस जो हैं, उनका पूरा नाम था सत्येंद्र नाथ बोस। तो उन्होंने क्या किया? इनका आधा नाम तो हटा दिया, लेकिन आधा नाम ले लिया और क्या जोड़ दिया? बोस। क्या बताया हमने? सत्येंद्र नाथ बोस। अब क्या हुआ? बोस और फिर अपना जोड़ दिया आइंस्टीन। अब कंजक्शन का मतलब है किसी चीज को कितना ठंडा रख सकते। तो बोस-आइंस्टीन कंजक्शन का मतलब होता है आप किसी चीज को कितना ठंडा
बजाय रख सकते हैं या कर सकते हैं। अब वो भी माइनस के 273 डिग्री से आप किसी भी पदार्थ को नीचे ठंडा नहीं कर सकते। तो ये आपकी थी भौतिक गुण की अवस्थाएं जो आपने अध्ययन कर लिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। और आगे हम जो अध्ययन करने जा रहे हैं वो हमारा है रासायनिक गुण। और रासायनिक गुण में जो आता है वो आता है तत्व, यौगिक और मिश्रण। क्या आता है? तत्व, यौगिक, मिश्रण। वो हमारे भाग 2 में आपको देखने को मिलेगा। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम, नमस्ते। ठीक है, और भाग 2 में हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, देखिए आप। और राधे राधे, जय श्री राम, और पढ़ाई करते रहिए।